Good afternoon, all. Welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Annie Jose from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Hills Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers who have traveled or be traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. I would like to introduce to today's speaker, Pankaj Tiwari. He is a bone cancer survivor. So, welcome to today's session, Pankaj. So, can you please start with your introduction? मेरा नाम पंकज तिवारी है और मैं मुंबई में रहता हूं और मुझे 2011 में कैंसर हुआ था, पर अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं और मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और अभी मैं उल्लासनगर महानगर पालिका में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूं। So, what type of cancer was it and when was it diagnosed? मुझे 2011 में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में। तो पहले क्या हो रहा था कि मेरे पैर में थोड़ा पेन हो रहा था और उस टाइम पे मैंने 10th क्लास पास किया था और मैं कॉलेज में जाता था। तो 3 फ्लोर का मेरा कॉलेज था, तो मुझे अप डाउन करना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरे पैर में थोड़ा पहले सिर्फ पेन होना चालू हुआ था। फिर 1-2 वीक बाद में थोड़ा लगड़ के चलने लगा, तो जिसके कारण मतलब जो मैं हॉस्पिटल में दिखाया। फिर बाद में बायोप्सी एमआरआई हुआ, फिर बाद में मैं डायरेक्ट टाटा हॉस्पिटल में गया। तो वहाँ पर मेरा टाटा हॉस्पिटल में मेरा पूरा ट्रीटमेंट चला जो है। उसके बाद जो है मुझे पता चला कि कैंसर है। तो उसके बाद मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, जैसे कि मुझे कीमोथेरेपी दिया गया और फिर बाद में सर्जरी किया गया। Okay. So, how did you cope up with the symptoms of the chemotherapy and chemotherapy symptoms? एक्चुअली क्या, जब फर्स्ट टाइम मैं कीमोथेरेपी ले रहा था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल में विजिट किया था तब मुझे सारे जगह सारे जैसे सबके सर पे बाल नहीं था, तो मैं देख रहा था, तो मैं बोला कि ये क्या चीज है, मुझे कुछ पता नहीं था। और फिर डॉक्टर ने मुझे लिख दिया था फाइल पे कि आपको 8 कीमोथेरेपी लगेगा। और फर्स्ट कीमोथेरेपी मैंने खारगर में मुझे दिया गया। तो जब मैं फर्स्ट कीमोथेरेपी ले रहा था उस टाइम पे तो मैं काफी अच्छा था, मेरे बाल बड़े बड़े थे। पर जैसे ही मैं बाल टच कर रहा था वैसे ही मेरे हाथ में बाल आ जा रहे थे, इतने टूट रहे थे। फिर धीरे धीरे मतलब अंदर से मतलब आपको जैसे लगेगा वॉमिटिंग टाइप सा लगेगा, जीभ थोड़ा नीला टाइप हो जाता है, जैसे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वोमिटिंग के जरिए वो निकल आता है बाहर, तो ऐसे मतलब बहुत सारे सिम्टम रहते हैं, जैसे कि हम कीमोथेरेपी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। पर हमें ज्यादा करके पानी पीने के लिए कहा जाता है और जिससे हमारा बॉडी काफी अच्छा रहता है। अगर हम पानी नहीं पीते तो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं और हमें फीवर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब फीवर आ जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। अगर 100 डिग्री के अबव जो है फीवर हो जाता है तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए कीमोथेरेपी में एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो पानी अच्छे से पिया करें और बाकी जो है आप जो डॉक्टर बोलते हैं वो फॉलो करें। Okay. So, how did you manage your emotional support throughout the treatment? एक्चुअली मेरे फैमिली ने मुझे काफी सपोर्ट किया था उस टाइम पे ट्रीटमेंट के दौरान। और जैसे कि हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स ही या फैमिली सपोर्ट करती है, साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्टाफ हो या डॉक्टर हो या कोई एनजीओ सपोर्ट वाले हो, आपको ऐसा लाइफ में मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि आपसे आपका हालचाल पूछते हैं, तो ऐसे आपको लगता है कि चलो हमारे साथ कोई है। जैसे आप रेगुलर फॉलो अप पे जाते हैं या डॉक्टर से मिलने आते हैं चेकअप के लिए, तो आपसे पूछते हैं कैसे हो आप, आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, तो ऐसा एक अच्छा फील होता है। तो इंडियन कैंसर सोसाइटी में एक मैडम बैठती हैं जिनका नाम है रंजना मैडम। तो इंडियन कैंसर सोसाइटी के थ्रू मुझे हेल्प मिला था, मतलब मेरे ट्रीटमेंट में। तो वहाँ पर एक मैडम थी जो है वो हैंडीकैप थी पैर से। तो जब मैं पैर से मेरा जो ऑपरेशन हुआ तब मैंने देखा कि वो मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम चल पाती थी और वो उस चेयर में बैठी थी मुंबई में, अम्बेवली टू दादर ट्रेवल करती थी ट्रेन से। और आज वो कुर्सी पर बैठी थी, तो मैं सोचा कि जब ये मैम इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता। तब से मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिला। तो फिर मैं भी अपना ट्रीटमेंट अच्छे से लिया, जो जो सब लोग बोले डॉक्टर्स ने, मैंने सब कुछ ट्रीटमेंट अच्छे से किया मैंने। Okay. Thank you. So, how was your experience with the doctors and the other medical staff? डॉक्टर्स सभी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2019 में मैं ताज होटल गया था।
तो एनजीओ के मेरे टाटा हॉस्पिटल की तरफ से एक चांस मिला था, मैं टाटा हॉस्पिटल की तरफ से मैं गया था ताज होटल घूमने। तो वहां पर एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, मैं गिर गया था। तो एक्चुअली जिस लेग में मेरे लगा था उसी लेग में वापस लग गया था, तो मैं गिर गया था। तो जिसके कारण जो है मेरा वापस से सर्जरी हुआ था। तो उस टाइम पे जो है मैं अपने मौत को मैंने एकदम ऐसे पास से देखा था, क्योंकि क्या हुआ था, जब मेरा इम्प्लांट गिर गया, खसक गया था साइड से बोन से, तो मुझे इमीडिएट सर्जरी के लिए बोला गया था। तो मेरा जब सर्जरी हुआ, तो सर्जरी के 2-3 दिन बाद मतलब डॉक्टर चलाते हैं तो ड्रेन बॉक्स होता है एक जो है जिसमें हमारा गंदा खून बाहर निकलता है। तो दो ड्रेन बॉक्स लगे थे मुझे। तो 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था, मैं थोड़ा वॉक भी कर रहा था मतलब। तो उसके बाद मेरा जब ड्रेन बॉक्स रिमूव किया गया, तो वहां से 1-2 दिन बाद मतलब जो है जैसे फिजियोथेरेपी वाले आते हैं एक्सरसाइज कराने के लिए, तो नॉर्मली लेग पहले पेशेंट क्या करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के रखते हैं और पिलो के ऊपर पैर रखते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पैर से ब्लीडिंग हो रहा था, तो और मुझे पता भी नहीं था। जब एक्सरसाइज वाली मैम आई, जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हुआ तो देखा तो पूरा पिलो मेरा खून से भीगा हुआ था। तो उस टाइम पे जो है पूरा ब्लीडिंग बह रहा था। तो फिर डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल किया गया, डॉक्टर लोग ओपीडी में थे। ओपीडी से फटाफट आए और तुरंत मतलब जो है मुझे स्ट्रेचर पे लेके गए, ऑपरेशन थिएटर लेके गए और मेरा तुरंत के तुरंत ट्रीटमेंट किया। और रात रात भर डॉक्टर मतलब जागे थे। मैं जब उस टाइम पे मैं अपना पैर नीचे करके देखूं कि जो है ब्लीडिंग वापस तो नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर बोलते तुम सो जाओ, तुम टेंशन मत लो। और डॉक्टर लोग रात को बार बार ऑब्जर्वेशन के लिए भी आते थे, चेक करने के लिए। तो ये हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता, पर जो है डॉक्टर जितना हो सकता है हमारे लिए काफी कुछ अच्छा करते हैं। Yeah, that's good to hear. So, who was your support system throughout the treatment? माय फैमिली एंड जो सोशल वर्क होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं और एनजीओ वाले होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर मिलते हैं, सभी ने काफी अच्छा सपोर्ट किया। इसीलिए मैं भी क्या करता हूँ, मैं मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। पर जैसे अभी कोई ऑन ट्रीटमेंट जो है, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि सभी लोग बीमारी से तो जूझ रहे हैं, सभी लोग पेन सह रहे हैं। जिस तरह आपने पेन सहा उसी तरह मैंने भी काफी पेन सहा। तो हम सोचते हैं कि हमारा ही पेन सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं होता। हमसे भी ज्यादा दुख और भी लोगों ने झेला है। पर वो जो दर्द है उसको सक्सेस में बदलना आपके हाथ में है। तो आपको उसको सक्सेस होना है और ऐसा करना है जैसे आप ठीक हो जाते हैं, तो किसी सपोर्ट ग्रुप में या एनजीओ में या कहीं भी मतलब जो कैंसर पर काम करता हो, उससे आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि आप भी कुछ कर सके बाकी लोगों के लिए भी साथ साथ। और आपका एक अच्छा सा स्किल डेवलप होगा और आप जैसे बहुत से लोग देख पाएंगे जो कि अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो इससे आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर में जब आप ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे तो। All right. So there might be some times, right, when you felt like, okay, this is too much to handle and you can't take it anymore. So what did you do in such days? उस वक्त में तो मैं ज्यादा करके जो है एक दूसरे के बारे में इतना, क्योंकि सब लोग रोते ही रहते हैं ज्यादा करके, पेन इतना होता है, कभी कमर दर्द देता है और सब लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में सिर्फ वेट करते हैं कि जो हमारा नंबर पहले आ जाए और हम जल्दी से घर जाए। पर उधर जब 2-4 फ्रेंड मिल जाते हैं, बातचीत होने लग जाती है, तो फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे में हॉस्पिटल में काफी बॉन्डिंग बन जाता है एक दूसरे से ट्रीटमेंट के दौरान। तो बाकी जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे ड्राइंग हुआ, क्राफ्ट, ये सब भी मतलब छोटे बच्चों को काफी कुछ मिलता है पढ़ने सीखने के लिए भी। तो उससे मतलब कंपटीशन वॉम्पिटिशन होते थे, उसमें पार्ट लेते थे। और बाकी बहुत सारे प्रोग्राम भी होते थे मतलब हॉस्पिटल के अंदर, कि जैसे कोई जोकर आया या कोई कॉमेडी हुआ, शो हुआ, मैजिक शो हुआ। तो उससे काफी अच्छा मतलब हम लोग को टाइम मिल जाता था काफी। हम लोग को मतलब बीमारी के अलावा भी मतलब हम लोग जो है थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता था हमारा जो है, जब हॉस्पिटल वाले कुछ ऑर्गेनाइज करते थे तो। Okay. So did you make any lifestyle changes during or after the treatment? एक्चुअली मैम, सभी लोग क्या सोचते हैं, जैसे ट्रीटमेंट जब सबका हो जाता है तो 4 से 5 साल तक सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी आंख बंद करेंगे, सोएंगे, तो सोचते हैं कि अपने पुरानी यादें मतलब सोचते ही हमेशा माइंड में आता ही है कि काफी प्रॉब्लम फेस किया। पर जैसे जैसे 8-9 साल बीत जाते हैं और हम जो है दुनिया के माहौल में मतलब ढल जाते हैं, जैसे हम काम करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में बिजी हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम पीछे छोड़ देते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हमें क्या होना है, सक्सेस होना जरूरी है। क्योंकि
हमने जो ट्रीटमेंट सहा है वो बाद में उसका कुछ फायदा नहीं है, जो हमने दर्द सहा है उसका कुछ फायदा नहीं होगा जब तक हम कुछ बन नहीं जाते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों का पढ़ाई ब्रेक होता है। मेरा खुद 3 बार सर्जरी हो चुका है और 3 बार मैंने स्टडी ब्रेक किया है, पर तो भी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने 10th के बाद अपना 11th 12th मैंने वापस से दिया। जैसे 10th पास किया मैंने, तो उस दरमियान जो है मुझे बीमारी हुई थी, तो मेरा 1 साल ब्रेक हो गया था। तो सभी लोग बोलते थे कि टाटा हॉस्पिटल का लेटर रहेगा तो आपको एक क्लास पास कर देते हैं। तो उस वक्त मुझे पास नहीं किया गया, मैंने वापस से 11th में कंटिन्यू किया, फिर 12th कंटिन्यू किया, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर वापस से मेरा 2016 में सर्जरी हुआ। 16 में सर्जरी होने के बाद मैंने वापस से जो है अपना एजुकेशन 1 साल ड्रॉप था, मैंने उसको वापस से कंटिन्यू किया, और फिर मैंने अपना 3rd ईयर क्लियर किया, और फिर मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे। फिर उसके बाद मैं जॉब पे भी लग चुका था, जो है सब कुछ मेरा अच्छे से चल रहा है। और 3 टाइम सर्जरी लेने के बाद भी मैं आज अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ। और मैंने अपना एजुकेशन छोड़ा नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको एजुकेशन छोड़ना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है। Very true. So it is really inspiring that you completed your studies and all those things. Yeah. यस मैम। So do you think, I am pretty sure that cancer has changed you in a positive way, but do you think it changed you more, gave you more positivity than before? यस मैम, क्योंकि जब से मतलब ठीक होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी कैंसर इतना कुछ है नहीं जैसा लगता है मुझे। पहले मैं बहुत कुछ सोचता था कि बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा है वैसा है, मतलब मैंने बहुत सुना था। और उस टाइम पे जब मुझे फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने कहा था कि आपको कैंसर, इनको कैंसर हुआ है, उस टाइम मैं खुद काफी शॉक हो गया था कि मुझे ये सब कैसे हो गया। पर अभी जब से मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, जैसे कि सेंट जूड चाइल्ड केयर सेंटर है जो है, वहां पर हम लोग काउंसलिंग करने जाते हैं। जो कैंसर से जूझ रहे हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट चालू है जिनका, उनके माता पिता सभी लोग, तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो उसमें हम लोग को बोलने का मौका मिलता है, ताकि हम एक एग्जाम्पल बन के जाते हैं उनके सामने। तो ऐसे में काफी लाइफ चेंज हुआ मेरा, मतलब कि सोचने का जो क्षमता था मेरा। पहले हम सोचते जैसे क्या है, जीवन में सिर्फ 4 ही चीज इंपॉर्टेंट रहता है, रोटी कपड़ा मकान, जैसे 3-4 चीज बोलते हैं। पर ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अभी समाज के लिए मतलब काम करते हैं। मेरा आज 25 ईयर एज हो चुका है, पर मैंने लाइफ में ज्यादा पैसा कभी नहीं कमाया है। पर मैंने बहुत सारे नाम और बहुत सारे दोस्त कमाए हैं, जो मतलब मैं, मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि सोशल वर्क करना है। और ड्यूरिंग टू लॉकडाउन में मैंने काफी लोगों को हेल्प किया था, जैसे कि अदर स्टेट से बहुत लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनको राशन वासन के लिए प्रोवाइड करने के लिए, मतलब मैं खुद की वजह से तो दे नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पे तो पैसे ही नहीं है। तो कोई जो हेल्प करते हैं जैसे एनजीओ हुए, तो वो लोग उससे मैं रास्ता बता देता कि आप जो यहाँ पर जाइए, आपको राशन का फैसिलिटी मिल जाएगा। तो उससे मुझे मतलब एक काफी पॉजिटिव ये मिला, मतलब रिस्पांस मिला। सभी लोग मतलब अच्छी दुआ देते हैं इसके लिए मैम। All right. So, what will be your message to other survivors and caregivers out there? मैम मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप ठीक हो चुके हो तो आप पुराने दिनों को मत भूलिए, ताकि आप उसको याद करके रखिए। आगे जो कैंसर के बारे में जो ट्रीटमेंट लेंगे, जो कैंसर रिलेटेड, आप उनको अवेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को अभी समाज में लगता है कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, तो आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कैंसर ऐसा, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान में आप ये भी कर सकते हैं कि कैंसर ज्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप भी ठीक हो सकते हैं। और मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा हूँ कि मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। तो ऐसे में जैसे बोन कैंसर सर्वाइवर के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैं बोन कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो मैं 3 मंथ बेड पर लेटा हुआ था, क्योंकि जो है मेरा इम्प्लांट खिसक गया था, मुझे ऑपरेशन के लिए नहीं मिला था टाइम। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और हमारे लेग में इम्प्लांट डाला हुआ है, यानी कि रॉड है मेरे पैर में। तो जो रॉड का लाइफ होता है 10 से 15 साल तक का होता है हमारे। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमें मना करते हैं स्टार्टिंग में कि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते पालथी मारकर, और आप हिंदी टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, मतलब जो है इंग्लिश टॉयलेट ही यूज करें। तो ऐसे में जैसे कि मैं उस टाइम पे ये सब स्टेप, बाकी मैं ये सब चीजें करता ही था, मतलब मैं नीचे ही बैठता था और हिंदी टॉयलेट भी यूज करता था। और मैंने स्विमिंग पूल में नहाना, वाटरफॉल में नहाना, मैंने बहुत कुछ किया था। पर जब मेरा 3rd सर्जरी हुआ, तब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद मैंने बहुत सारी गलती किया था, तो जिसकी वजह से मुझे
वापस से बेड पे रहना पड़ा। तो मैं यही चाहूंगा जैसे कि अगर आपका जैसे इम्प्लांट डला हुआ है आपके पैर में, तो आप जो डॉक्टर बोलते हैं आप वो स्टेप फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जैसे अभी कोई आपका दोस्त है बाइक ओवर स्पीड पे चलाता है, आप उसके पीछे बैठ गए हो, तो क्या गारंटी कभी स्लिप हो गया या हो गया कुछ भी हुआ तो दुर्घटना घटेगा, तो ऐसे में आपके पैर पे ही चोट आएगा। तो जिस लेग में लगा है उसमें और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हम नॉर्मल पर्सन के हिसाब से हम 100% काम कर सकते हैं, रनिंग के अलावा हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं सब कुछ करता हूँ, जिम करता हूँ, वाटरफॉल में मैंने नहाया है, बाकी जो है हर सारे काम मैंने किए हैं। पर क्या करते हैं हम कभी कभार जो है किसी स्पीड गाड़ी में बैठ गए हम, ऐसे हमारे साथ कुछ हादसा हो गया, कभी हम चलते हुए कहीं रोड पे गिर गए, तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको उन सब बातों का ध्यान देना है कि हमको जो इम्प्लांट दिया गया वो रेगुलर रूटीन को हमारे फॉलो करने के लिए दिया गया है। आराम से अपना पढ़ना लिखना खाना पीना जो रेगुलर एक्टिविटी है हम उसको अच्छे से कर सके। क्योंकि मुझे ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि मैं इसके लिए आज मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती करा वो आगे कोई और ना कर सके। इसके लिए ताकि आप लोग अच्छे से मतलब जो इम्प्लांट डाला है तो आप उसको अच्छे से रेगुलर रूटीन में कीजिए। That's great. So, what do you think about the stigmas attached to the cancer? I mean, there are people who think cancer is a death sentence, something like that. So, what do you think about that? And how much do you think is the importance of awareness regarding cancer to the public? अवेयरनेस करने के लिए हम बहुत सारे जैसे हमें स्टूडेंट लाइफ में अगर जैसे करा जाए, जैसे कॉलेज में जा सकते हैं हम, कैंपिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग कैंपिंग करते भी हैं, कॉलेज में हुआ स्कूल में हुआ। और आजकल तो बहुत सारे एडवांस फीचर आ गए, सब लोग क्या करते हैं अभी स्क्रीनिंग ज्यादा करके चल रहा है। जैसे विलेज एरिया में हुआ तो विलेज एरिया में ज्यादा करके कैंसर के ऊपर अवेयर करना चाहिए और सभी लोग उस पर ध्यान देते हैं। स्क्रीनिंग एक ऐसा जो चेकअप है जिसमें आपका पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको स्क्रीनिंग में बता दिया जाता है कि आपको ये कैंसर हो सकता है, तो उसके बाद सब लोग डॉक्टर को दिखाते हैं। पर जो विलेज एरिया उसमें ज्यादा अवेयर करें, क्योंकि जो गांव में सब लोग क्या सोचते हैं कैंसर हुआ मतलब बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो सब लोग ये ज्यादा सोचते हैं। तो कैंसर के लिए अवेयरनेस करने के लिए यही एकमात्र सारा है कि कैंपिंग करना हुआ या कोई स्क्रीनिंग करना हुआ या ओरल का जो करते हैं चेकअप वो सब कर सकते हैं। All right. So, did you join any support group when you were having cancer journey? Are you working with any support group right now? यस मैम, मैं उगम सपोर्ट ग्रुप है जिसमें मैं 6-7 साल से जो है काम कर रहा हूँ और अभी भी करता हूँ जो उसमें। और भी मतलब 2-3 और भी एनजीओ से, जैसे त्रिभुवन कैंसर सेवक ट्रस्ट है, एक मेरे फ्रेंड का है आजमगढ़ से, वो भी कैंसर के ऊपर ही काम करते हैं। तो मैं 2-3 सपोर्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ ताकि उसके वजह से मतलब मुझे काफी कुछ सीखने मिलता है और जो आगे जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे कुछ नया टेक्नोलॉजी आया या इम्प्लांट के रिलेटेड कुछ आया तो वो सब के बारे में मुझे जानकारी मिलता है। और हर कोई जो सर्वाइवर है उसको किसी ना किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहिए ताकि वो आगे किसी लोगों का भला कर सके। Okay. So, the last question, Pankaj. So, if you want to sum up your whole journey in one sentence, what would that be? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट के दौरान जो रहता है दिन बुरा रहता है, हमारा हमारा दिन बुरा है, जिंदगी बुरी नहीं है कभी भी। जिंदगी को बुरा मत समझे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। Oh, तो अच्छा था. So thank you so much, Pankaj, for today's session. I'm pretty sure that this session will really motivate people out there who have traveled or been traveling through cancer journey. So it was lovely having here with us today. So thank you so much once again. थैंक यू सो मच मैम।